बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड, उसका पार्ट जो है 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। कहाँ तक आ गए हम? ये रही आपकी बुक सिंटेक्स बुक बोर्ड, ठीक है भाई। और इसके अंदर हम अल्काइल हैलाइड्स जो है उसका इंट्रोडक्शन, अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं अल्काइल हैलाइड्स की, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड में मीथाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर को हम तफसील से डिस्कस कर चुके, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इनको देख चुके, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इसको देख चुके, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके अंदर हम SN1 और SN2 मैकेनिज़म्स को देख चुके पार्ट 2 के अंदर। अब ये पार्ट 3 जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। असल में ये न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ ही ये चलता है। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है, इसके नाम पे आप गौर कर लें। मैं अक्सर आपको ये नसीहत करता हूँ कि आप नाम जो है ना उसके ऊपर गौर किया करें, तो उसी से आपके आधी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे ये एलिमिनेट का मतलब होता है, उर्दू में अगर हम कहें तो निकाल बाहर करना, निकाल बाहर करना। जैसे एडिशन रिएक्शन होता है ना, ऐड कर देना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें निकाल बाहर करना। बाहर कोई चीज़ निकलेगी, कोई चीज़ रिमूव होगी, ऐसे ही कोई केमिकल रिएक्शंस हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक चैप्टर का नाम अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड के अंदर ही हम ऐसा ही कोई मामला देखेंगे जिसमें कोई चीज़ एलिमिनेट होगी, कोई चीज़ एलिमिनेट होगी, ठीक है भाई। ये तो इसके अल्फाज मायने थे, इससे आपको एक आइडिया हो गया। अब आगे मज़ीद बात करते हैं। ये चीज़ पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ नोमेनक्लेचर के अंदर। ये अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन ये क्या है, ये बीटा कार्बन ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अल्फ़ा और ये बीटा जब भी आपके सामने आता है ना, तो इसको ज़रा समझ जाइएगा। इनका मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है। और बीटा का मतलब ये होता है लास्ट कार्बन, लास्ट कार्बन, सॉरी ये मिस्टेक हो गई मुझसे, फर्स्ट कार्बन, और ये सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। कौन सा फर्स्ट कार्बन, कौन सा सेकंड कार्बन? मिसाल के तौर पर ये अल्कोहल है एक, इसके साथ ये भी कार्बन लगा हुआ है, ये भी कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। 2 कार्बन लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, तो जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये तो मैंने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगाया ना, हो सकता है एल्डिहाइड लगा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, कीटोन लगा हुआ हो, ठीक है, फिनॉल लगा हो, कुछ भी लगा हो, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से जो पहला आपको कार्बन मिलेगा वो कहलाएगा अल्फ़ा, और जो दूसरा कार्बन मिलेगा वो आपको कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बीटा। समझ में आ गई बात आपको? अब कार्बन अकेला तो नहीं है ये वाला, इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं। इसको मैं यूं करके लगा देता हूँ, तो इस ये कार्बन क्योंकि अल्फ़ा कार्बन कहलाता है, इसलिए ये हाइड्रोजन भी अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक है। और ये कार्बन क्योंकि बीटा कार्बन कहलाता है, इसके बाद इसका नंबर आता है, इसलिए इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है ये भी क्या कहलाएंगे? बीटा हाइड्रोजन। क्यों मैंने बोला है ये ख़ास तौर पे?
क्योंकि ये जो बीटा हाइड्रोजन है इनका बड़ा किरदार है इन एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर। ये बीटा हाइड्रोजन जो है, आपने इसको नज़र में रखना है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उससे पहले वाला कार्बन अल्फ़ा और उसके हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन, और जो दूसरा वाला कार्बन है वो बीटा और उससे रिलेटेड जो का हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन। ये जहन में रखिएगा, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। ये बोल क्या रहा है? अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मैंने सिर्फ इतना ही बताया। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसके नाम पे गौर करें, कुछ निकाल बाहर किया जा रहा है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है वो मैंने आपको बताई है क्या, कि बीटा कार्बन क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, उसकी मुनासबत से जो है वो उनके साथ जो अटैच हाइड्रोजन होते हैं उनको भी अल्फ़ा और बीटा नाम दिया जाता है। बहरहाल एलिमिनेशन रिएक्शन को अगर हम देखें यहाँ पर तो इसकी डेफिनेशन अब हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड से मुताल्लिक है। एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से अलावा भी होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रहे कि ये अल्काइल हैलाइड से मुताल्लिक है। ठीक है, अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल तीसरा पार्ट देख रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड क्या है, तो ये अल्काइल हैलाइड से मुताल्लिक है। ठीक है भाई, इसके अंदर जो है वो क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम्स फ्रॉम द टू एडजेसेंट एटम्स। रिमूवल होगा, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम एंड हैलोजन एटम एंड हैलोजन एटम। तो ये दो एटम जो है वो रिमूव होंगे, लेकिन एक ही कार्बन से नहीं, उसने कहा है एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, यानी कि एक कार्बन जो है इसके साथ तो कोई हैलोजन लगा हुआ है वो रिमूव होगा, हैलोजन। फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई और हो सकता है। और ये जो है दूसरा कार्बन, इसके साथ इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा, मतलब हैलोजन भी रिमूव होगा और हाइड्रोजन भी रिमूव होगा। लेकिन हैलोजन जो रिमूव होगा जिस कार्बन से, भाई उसके साथ भी तो हाइड्रोजन होगा ना, कोई उसके साथ भी हाइड्रोजन होगा, लेकिन हाइड्रोजन उसका वाला नहीं। एक कार्बन का हैलोजन और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन। अब वो अल्फ़ा और बीटा वाली मेरी बात याद करें, मैंने क्या कहा था? जिस फंक्शनल ग्रुप के फ़ौरन बाद जो कार्बन लगा हुआ होगा वो क्या होगा? वो अल्फ़ा होगा, यही बात है। अब यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है ना अल्काइल हैलाइड में, ये हैलोजन है, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। यहाँ से हटा के यहाँ हाइड्रोजन मैंने कर दिया, यहाँ मैंने अल्काइल हैलाइड जो है मैंने कर दिया। ठीक है, और ये दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ, इनको हम कहते हैं एडजेसेंट कार्बन। उर्दू में इसको कहा जाता है मुत्तसिल, बराबर बराबर। तो ये दो कार्बन, इस वाले कार्बन को देखें तो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा है हमारा? ये हमारा कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, और इसके हाइड्रोजन भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और ये दूसरे नंबर वाला कार्बन जो है ये बीटा कार्बन है, और इसके जो हाइड्रोजन है वो भी बीटा हाइड्रोजन है। तो अल्फ़ा कार्बन से तो हैलोजन रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। इस किस्म के केमिकल रिएक्शंस जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, बीटा और हैलोजन एटम जो है वो रिमूव हो रहे हैं अल्काइल हैलाइड में से। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड में से। ठीक है, तो इस किस्म के केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर ये हमारे पास दो तरह के दो मैकेनिज़्म होते हैं इस रिएक्शन के, टू मैकेनिज़म्स होते हैं।
टू मैकेनिज़म्स। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको याद होगा न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारे पास दो मैकेनिज़्म के तहत थे, एक SN1 मैकेनिज़्म था और दूसरा SN2 मैकेनिज़्म था। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में भी आपको एक दो मैकेनिज़्म मिलेंगे, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो कौन सा है, ये हमारे पास जो है वो एक E1 रिएक्शन है, E1 मैकेनिज़्म है, एक हमारे पास E1 मैकेनिज़्म है और दूसरा हमारे पास E2 मैकेनिज़्म है, ठीक है भाई। बहरहाल मैकेनिज़्म कोई सा भी हो, E1 मैकेनिज़्म हो या E2 मैकेनिज़्म हो, एक बात तो तय है कि दोनों मैकेनिज़्म में ये वाला काम तो लाजमी होगा कि हाइड्रोजन बीटा जो है वो रिमूव होगा और हैलोजन का एटम वो रिमूव होगा एडजेसेंट एटम से, एडजेसेंट कार्बन एटम से, ये तो होगा ही। लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से होगा, इसमें थोड़ा अलग तरीके से होगा, होगा इन दोनों मैकेनिज़्म में ही ये काम, ठीक है। अच्छा, और क्या बात है, अब इन मैकेनिज़म्स को हम बारी बारी एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम दिया जाता है। तो अगर ये आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। आल्सो कॉल्ड इन्हीं एलिमिनेशन रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी आप अपने नोट्स में डाल लीजिए। इसके अलावा एक और इसका नाम है, इसका नाम है 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक हो गया भाई। अच्छा, ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। मेरे ख्याल में हम E1 मैकेनिज़्म, E1 रिएक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ E1 रिएक्शन देख लें और उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ E2 रिएक्शन देख लेते हैं डायरेक्ट। उन्हीं की एग्जाम्पल्स में से मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ, कोई अच्छी सी यहाँ पे हमें मिल जाए। सही है, हाँ ये मिल गई है, इसी को हम चलते हैं। पहले हम मैकेनिज़्म ऑफ E1 रिएक्शन देख लेते हैं। mechanism of E1 reaction. Mechanism of E1 reaction. इस मैकेनिज़्म ऑफ E1 रिएक्शन के दो स्टेप होते हैं, 2 स्टेप्स। मैंने इसीलिए कहा ना, जिसने पिछली वीडियो पार्ट 2 देखा हुआ है उसको न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी याद आ रहा होगा। SN1 रिएक्शन के भी 2 स्टेप्स है, तो ये बिल्कुल SN1 रिएक्शन जैसा है, इसके भी 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हैलोजन एटम डिपार्चर ऑफ हैलोजन एटम। डिपार्चर मतलब रिमूव हो जाना, डिपार्चर ऑफ हैलोजन एटम जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप जो है हमारा, इसमें क्या होगा, बेस जो है वो रिमूव कर देगा किसको, बीटा हाइड्रोजन को। बेस रिमूव्स बीटा हाइड्रोजन। अच्छा, ये 2 स्टेप्स में ये होता है। एग्जाम्पल दिए बगैर तो बात बनेगी नहीं, इसलिए पहले आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। और इसमें भी कार्बोकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। कार्बोकेशन जो इंटरमीडिएट सिस्टम होता है वो बताता हूँ अभी स्टेप नंबर 1 देख लें आप। स्टेप नंबर 1 की क्लेरिफिकेशन देख लें।
एक हमारे पास है, ये हमारे पास टर्चरी अल्काइल ब्रोमाइड, इसकी एग्जाम्पल है टर्चरी अल्काइल ब्रोमाइड। टर्चरी अल्काइल ब्रोमाइड, टर्चरी मतलब समझ जाइए कि 3 अतराफ में जो है वो अल्काइल जो है वो लगा हुआ है, सी सी और सी, ठीक है, इस तरह से। और एक साइड पे जो इसके साथ जो है वो क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है भाई। ये हमारे पास हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH3, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, CH3 CH3 CH3, ठीक है भाई। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब पहला स्टेप में क्या होगा कि ये ब्रोमीन जो है, नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ से रिमूव होगा। याद रहे जब ब्रोमीन रिमूव होगा तो इस कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आगे आया है और एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन का आगे आया है। तो उसके बाद क्या होगा कि जब ये ब्रोमीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जब ये अलग होगा तो कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है। तो अब कार्बन की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये वाली पोजीशन हो जाएगी कि इसके ऊपर प्लस जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा और ये ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये जो बीच वाला सेटअप है हमारा, ये इंटरमीडिएट कहलाता है, इंटरमीडिएट। और ये बीच वाली जो शक्ल आपको नज़र आ रही है, इसी को हम कहते हैं कार्बोकेशन, कार्बोकेशन इसको कहते हैं। तो कार्बोकेशन बेसिकली एक आयन होता है जिसके अंदर ख़ास तौर पे कार्बन जो है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये क्यों आ जाता है, क्योंकि इसके साथ जो क्लोरीन होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये कार्बोकेशन वाला हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप जो है, अब वो हम देखेंगे कि बेस जो है वो रिमूव करेगा बीटा हाइड्रोजन को। बीटा हाइड्रोजन की पोजीशन देख ली, कौन सा हो सकता है बीटा हाइड्रोजन, कार्बन के फौरन बाद बीटा हाइड्रोजन। क्या ये होगा, क्या ये होगा? देखिए मैंने कहा है कि जिस कार्बन ने फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है उस कार्बन से पीछे वाला कार्बन, ऊपर नीचे वाले कार्बन नहीं, ठीक है। ये वाला कार्बन, ये नहीं है, ये बीटा नहीं है, ये बीटा नहीं है, ये बीटा है, ये वाला। तो इसको हमें नज़र में रखना पड़ेगा कि अब इस वाले के साथ मामला होगा। यहाँ से बेस क्या करेगा, बेस आके रिमूव कर देगा बीटा हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी शक्ल बना देता हूँ मिटा के यहाँ पे। अब इसको देखें आप, ये रहा ये कार्बन और ये रहे इसके हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसका आगे क्या है, इसके साथ ये प्लस वाला कार्बन आ गया और इसके ऊपर और नीचे ये आप भले इसको क्रॉस में बना लें यूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CH3 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 और ये प्लस साइन है और ये लाइन बनी है। अब यहाँ पर ये आ गया आपके पास कार्बोकेशन, ये इसके पीछे वाला कार्बन, इसमें कोई भी एक आप जो है वो बीटा हाइड्रोजन बना सकते हैं, क्योंकि इसके साथ तो याद है ना, इस वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ था और इस वाले कार्बन, इसलिए ये कार्बन अल्फ़ा कहलाया और ये कार्बन बीटा कहलाया और ये हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन कहलाया। इसको हम सपोज करते हैं ये वाला
बीटा हाइड्रोजन है। तो ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसको रिमूव करेगा बेस। यहाँ पर जो बेस है ना हमारे पास, वो कौन सा बेस है? बेस से मतलब यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप ले लें, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड और बेस आपने सुने हैं ना, ठीक है, इसको ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। हमें इस सोडियम से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें सोडियम से मतलब नहीं है कि इसका क्या होगा। अच्छा, हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो है वो ये OH आयन जो है ये हमें मिल जाए बस। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है हमें ये OH आयन जो है वो मिल जाएगा आसानी से। वो OH आयन यहाँ पर आएगा और इस कार्बोकेशन से इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और इसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये इसकी अब जो मौजूदा पोजीशन होगी, इन दो हाइड्रोजन को इसके साथ ही रख देते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये CH2 कर लेते हैं और इसके साथ हमने ये OH लगा दिया, OH लगा दिया, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर ये कार्बन और उसके नीचे ये CH3, ठीक है भाई, और जो है ऊपर CH3, ये पोजीशन हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन जो हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन तो जो है वो निकल गया यहाँ से। अच्छा, ये जो OH है ना, ये इसकी जगह नहीं लेगा, जगह तो नहीं लेगा, बल्कि ये सिर्फ OH क्या करेगा, सिर्फ इसको यहाँ से निकाल ले जाएगा। और जब इसको निकाल ले जाएगा तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी रह जाएगी, यूँ। अब यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि एक तो यहाँ से चला गया क्या हमारे पास, ब्रोमीन, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का मिस हो गया। यहाँ से जो है हमारे पास से क्या चला गया, यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो भी मिस हो गया। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, ये बात आप हमेशा जहन में रखें। अब 4 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड, कोई और एटम तो है ही नहीं, ब्रोमीन एक साइड से निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस कार्बन के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि ये डबल बॉन्ड बनाए, कोई इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये देखें, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड सिर्फ ये कार्बन इसके साथ ही नहीं बना रहा, ये कार्बन भी इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो अब ये प्लस वाला साइन वाला मसला जो है अब यहाँ पर हल हो जाएगा इस तरह से। अगर हम देखेंगे कि तो 4 बॉन्ड इस कार्बन के भी हमें नज़र आएंगे और 4 बॉन्ड जो है हमें इस कार्बन के भी हमें यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो OH आयन, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है जिसने रिमूव कर दिया है इस बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से, तो क्या होगा, वो OH जो आ रहा है इस H को लेगा और क्या बनाएगा यहाँ पर, H2O, H2O। इसको मिटा देता हूँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये हमारा टारगेट नहीं है अभी, ठीक है, वरना इक्वेशन जो है वो बड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये सिचुएशन है। क्विक रिव्यू कर दूं, स्टेप नंबर 1 भी हो गया और ये स्टेप नंबर 2 भी जो है मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। स्टेप नंबर 1 के अंदर डिपार्चर ऑफ हैलोजन एटम वो चला गया, कार्बोकेशन बना, ये रहा। और स्टेप नंबर 2 के अंदर जो है क्या हुआ, बेस ने जो है वो रिमूव कर दिया बीटा हाइड्रोजन को। तो बेस OH मैंने बताया था, उसने इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। बीटा हाइड्रोजन कौन सा होता है, अल्फ़ा कौन सा होता है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है भाई। तो उसके नतीजे में ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है, इसको जहन में रखना है कि ये इसमें डबल बॉन्ड है। दूसरा बॉन्ड बनने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। ये कार्बन जिसने एक बॉन्ड बनाया हुआ था दूसरे वाले ब्रोमीन के साथ, जब वो ब्रोमीन चला गया, ठीक है, और यहाँ से जब ये कार्बन जो है इसके साथ एक बीटा हाइड्रोजन लगा हुआ था वो भी चला गया, तो इस वाले कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है
और इस वाले कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये दोनों कार्बन एक बॉन्ड और बना लेते हैं अपने दरमियान। तो इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाला मामला जो है वो हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे चलें, अब देख लेते हैं हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन। ये E2 मैकेनिज्म का जो रिएक्शन है, इसमें भी डायरेक्टली एग्जांपल ले लेते हैं हम। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 स्टेप नहीं होंगे, इसमें सिंगल स्टेप में ही दोनों मामलात हो जाएंगे, यानी कि रिमूवल ऑफ हैलोजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एक ही स्टेप में ये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मिसाल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सिंगल स्टेप में ये हो जाएगा, सिंगल स्टेप में यहाँ पर हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड है, इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ, अलग कर दिया मैंने। वैसे पहले मैं पूरा ही लिख देता हूँ, फिर हाइड्रोजन को अलग अलग कर लेंगे। CH3 और इसके साथ ये ब्रोमीन जो है वो लगा हुआ है, CH3 CH2 और इसके साथ ये ब्रोमीन जो है ये लगा हुआ है। ये कहलाता है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। अब ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा है? बीटा कार्बन। ये अल्फा क्यों है? क्योंकि इसके साथ ही ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अपने टारगेट पे नज़र रखनी है कि अब ये ब्रोमीन जो है अलग होगा और इस बीटा हाइड्रोजन में से भी एक बीटा कार्बन से जो बीटा हाइड्रोजन है वो भी अलग होगा। तो यहाँ पर ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से जो है वो जो ब्रोमीन निकलेगा, वो एक ही साथ ये मामला होगा। और यहाँ पर जो है वो अब जब हाइड्रोजन यहाँ ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से इसको थोड़ा मैं एक हाइड्रोजन और करके बना दूँ। अब तो समझ आ गया ना आपको, ये 2 हाइड्रोजन और इसके साथ ये एक बीटा हाइड्रोजन जो है वो कर देते हैं हम, ये बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये रिमूव होगा और ये भी रिमूव होगा, यानी कि ये यहाँ पर अब ये पोजीशन होगी कि इसको भी एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इस कार्बन को भी, और इस कार्बन को भी फिर एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाएंगे, ये फ़ौरन, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है कि डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बने बगैर तो बात नहीं बनेगी। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ से क्योंकि क्या निकला है? हाइड्रोजन, और यहाँ से क्योंकि क्या निकला है? ब्रोमीन। अब यहाँ पर ये इसको निकालने के लिए भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस तो चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग बेस तो चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्ग बेस इसको निकालेगा। यहाँ पर जो OH है कहीं से भी आ सकता है, हाइड्रोक्साइड से आ सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आ सकता है। तो वो स्ट्रॉन्ग बेस इसको यहाँ से निकाल देगा। ये OH नेगेटिव, वो इसको निकालेगा तो उसके नतीजे में क्या बन जाएगा आपके पास? H2O। और ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन नेगेटिव, ये भी आपकी प्रोडक्ट में शामिल होगा। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ E1 रिएक्शन और मैकेनिज़्म ऑफ E2 रिएक्शन। दोनों रिएक्शन बज़ाहिर बिल्कुल ही मिलते जुलते हैं, कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 स्टेप में हो या सिंगल स्टेप के अंदर हो, काम तो वही हो रहा है कि ये हैलोजन रिमूव हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, वही बेस जो है वो कहीं से भी आ रहा है, ये हमारा टारगेट नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, किसी से भी आ सकता है ये,
वाटर से भी OH मिल सकता है, ठीक है। OH जो है वो आपको किसी बेस दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही मिल सकता है। बहरहाल ये आ रहा है और इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, ये भी रिमूव हो रहा है, ठीक है। उसके नतीजे में यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा है उसके साथ ये बेस बॉन्ड बना के वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है, ये ब्रोमीन जो है वो बना रहा है यहाँ पर। अब जो अगला टॉपिक है ना इसके अंदर जो इसने बताया, अब पेज नंबर 147 पे इसको भी देख लें, फिर इसके पार्ट 4 में हम इंशाल्लाह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक जो इसमें रह गया है वो मैं साथ ही बता दूं आपको, वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये दो किस्म के रिएक्शन हैं। सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है और न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, वो जाके पॉजिटिव किसी पार्टिकल को ही रिमूव करता है कंपाउंड से, सब्स्टिट्यूट करता है, उसकी जगह पे लेता है। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव पार्टिकल, जाके जो है किसी कंपाउंड के नेगेटिव पार्टिकल को निकाल देता है और उसकी जगह ले लेता है। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इनके अंदर सब्स्टिट्यूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कोई एक जो है पॉजिटिव जाके पॉजिटिव की जगह ले रहा है या नेगेटिव जाके नेगेटिव की जगह ले रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि इसमें तो एलिमिनेट ही एलिमिनेट हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है और इसके अंदर हैलोजन का एटम भी एलिमिनेट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। ये बुनियादी फ़र्क हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। अब इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं उनको आप देख लें ज़रा यहाँ पर कि बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है, फैक्टर्स। अब ये कब जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड में, कब जो है एलिमिनेशन रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड में, ये मामला तय करते हैं कुछ फैक्टर्स, ठीक है, कुछ वजूहात। फैक्टर्स which decide either substitution reaction, और एलिमिनेशन, कि आया इस अल्काइल हैलाइड के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइलिक हो या न्यूक्लियोफाइलिक, या फिर इसके अंदर एलिमिनेशन होगा। ये आप कैसे बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं ये, अगर आप कुछ फैक्टर्स को देखेंगे, ये फैक्टर्स जो है वो आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा या यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, ये फैक्टर्स आपको बताएंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो सॉल्वेंट इफेक्ट है। सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट क्या बताता है कि आपको ये देखना होगा, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी न किसी कंटेनर के अंदर हो रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, किसी न किसी बीकर के अंदर हो रहे हैं। और जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, शुरू की वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया है, हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम, ये मीडियम वाटर भी हो सकता है। मीडियम वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप केमिकल्स को डालते हैं। जैसे कि अभी एलिमिनेशन रिएक्शन हमने देखा, तो आप एक मीडियम लेंगे, उसके अंदर अल्काइल हैलाइड को डालेंगे, ठीक है, अल्काइल हैलाइड को डालेंगे इस मीडियम के अंदर, और इसी के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी डाल देंगे। ये आपस में रिएक्शन करेंगे यहाँ पर, और एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो भी किसी मीडियम के अंदर ही होगा। सपोज़ करते हैं कि वो पानी है। और इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है,
वो भी जो है वो कहाँ होंगे, इसी पानी के अंदर होंगे। सपोज़ करते हैं कि पानी है, इस पानी के अंदर ही ये केमिकल रिएक्शंस होंगे और जो न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगी वो भी इसी पानी के अंदर बनेंगी। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन 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 ज़रूरी नहीं है कि ये मीडियम जो है ये पानी ही हो, ठीक है। इसी मीडियम को यहाँ पर सॉल्वेंट कहा जा रहा है। सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट या ये मीडियम जिसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, ये वाटर भी हो सकता है। वाटर याद रहे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और आप कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी आप ले सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आप एसीटोन को ले लें, एसीटोन हो, ठीक है, कीटोन की एक टाइप है, आप इसको ले लें। या अल्कोहल्स हैं बहुत सारी किस्मों के, इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, बाज़ार से मिलते हैं। तो ये जो है वो पानी के अंदर, पानी की जगह आप इसमें क्या भर दें, इसमें आप अल्कोहल भर दें, इसमें आप एसीटोन भर दें, इसमें आप पानी भर दें, तो वो मीडियम का किरदार अदा करेंगे। फिर उन चीज़ों को डाल दें जिनको आपने रिएक्ट करवाना है। तो हमारे पास सॉल्वेंट्स जो हैं, ये मीडियम जो है, ये दो तरह के हो गए, इनऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक में हमारे लिए वाटर जो है वो बेस्ट है, और ऑर्गेनिक में हमारे पास वैरायटी होती है, बहुत अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, एसीटोन्स वगैरह भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, चाहे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, आपको उस सॉल्वेंट की नेचर देखनी पड़ेगी। आया वो पोलर है या वो नॉन पोलर है, आया वो सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट में जैसे हमारे पास ये पानी आ जाता है और कुछ और भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताता है कि अगर आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो केमिकल रिएक्शन करे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे, तो फिर इसके लिए ये क्वेश्चंस आते हैं, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। तो उसके लिए फिर जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए आप सॉल्वेंट जो लेंगे वो आप पोलर सॉल्वेंट लेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइलिक हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइलिक हो, ठीक है भाई। पोलर सॉल्वेंट्स होने चाहिए, जैसे कि पानी है ये भी पोलर है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी कोई पोलर हो सकता है, बस ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो ये मसला नहीं है, लेकिन वो हो पोलर, इसका ध्यान रहे आप, ठीक है। अच्छा, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं वो किसको फेवर करते हैं, वो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करते हैं अल्काइल हैलाइड के। तो अगर आप लैब में जाते हैं और ये अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, तो एक्सपेरिमेंट करने वालों को आप ये बता सकते हैं कि भाई आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं या एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ बग़ैर कोई आपसे मालूमात लिए। अगर आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने ये जो सॉल्वेंट लिया है ये पोलर है या नॉन पोलर है। अगर वो आपको कहते हैं कि भाई हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो पोलर है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसमें हो रहा है, ठीक है। और अगर वो बोलें कि ये सॉल्वेंट जो है हमने नॉन पोलर लिया है, तो आप कहेंगे कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, हो रहा होगा इसके अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, अगला जो फैक्टर है सॉल्वेंट इफ़ेक्ट के बाद दूसरा हमारे पास जो आता है बेस इफ़ेक्ट। 4 इफ़ेक्ट्स हैं ये बेस इफ़ेक्ट, इसको भी देख लेते हैं। बेस इफ़ेक्ट, बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वाटर खुद भी
बेसिक नेचर भी रखता है, एसिडिक नेचर भी रखता है। ठीक है भाई। और बेस हमारे पास दो किस्मों के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और वीक बेस भी होते हैं। अगर तो जो भी आप बेस स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आप, क्योंकि आपको OH आयन तो चाहिए ना, तो अगर आप जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर उससे क्या होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो फेवर करता है अल्काइल हैलाइड को एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, जबकि यही स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये एनिमी है, ये दुश्मन है, ये रुकावट पैदा करता है, ये एनिमी है, ये दुश्मन है, ये रुकावट पैदा करता है। स्ट्रॉन्ग बेस किस किस्म के केमिकल रिएक्शंस में? सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। तो अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं अल्काइल हैलाइड का तो आप बेस लेंगे, और कौन सा वाला? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये बेस का इफेक्ट हो गया। तीसरा इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर का है, टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी सुन लीजिए। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर, राइज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आप हीट अप करेंगे, तो ये किस चीज़ को फेवर करेगा? ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। अगर आप जो है वो टेम्परेचर को गिराएंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है भाई, ये भी नोट्स में आप डाल लीजिए। ठीक है, सबस्ट्रेट इफेक्ट भी होता है। ये सबस्ट्रेट होता क्या है, इसके इफेक्ट को तो हम बाद में देखेंगे। सबस्ट्रेट इफेक्ट, उसका भी फर्क पड़ता है। सबस्ट्रेट होता क्या है? वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर आप एलिमिनेशन रिएक्शन का तजुर्बा कर रहे हैं या आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तजुर्बा कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट कहा जाता है। जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उस मॉलिक्यूल से आप हैलोजन को निकालेंगे, बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाएगा? वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, या अगर आप किसी मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तजुर्बा कर रहे हैं या आप किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तजुर्बा कर रहे हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाएगा? वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। अब ये जो एलिमिनेशन वाला हमारा केस है, इसके अंदर आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास बुनियादी तौर पर 3 किस्मों के होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं और टर्चरी अल्काइल हैलाइड होते हैं। जो टर्चरी अल्काइल हैलाइड होते हैं एग्जैक्टली उन्हीं को हम यहाँ सबस्ट्रेट कहेंगे ना। टर्चरी अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट ही कहलाएगा। तो टर्चरी अल्काइल हैलाइड जो है, टर्चरी अल्काइल हैलाइड, ये फेवर करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। जैसे कि अभी हमने इसी, अगर आपको याद हो, अभी जो हमने बीटा हाइड्रोजन वाला पीछे मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन के E1 और E2 जो आपको करवाया है, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमने जो E1 वाला है, ठीक है, E1 रिएक्शन वाला जो है, उसके लिए हमने टर्चरी मिथाइल क्लोराइड को, इथाइल क्लोराइड को जो है टर्चरी अल्काइल हैलाइड जो है उसको हमने यूज़ किया था। ठीक है भाई, इसके लिए कौन सा वाला था? मैकेनिज़्म ऑफ E1 रिएक्शन, इसके अंदर हमने जो है वो टर्चरी अल्काइल हैलाइड को यूज़ किया था, जिसमें एक कार्बन था और उसके अप डाउन लेफ़्ट जो है वो तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, CH3 CH3 CH3। तो वो फेवर कर रहा था एलिमिनेशन रिएक्शन को। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है,
अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो ये जो है वो प्राइमरी, अगर अल्काइल हैलाइड है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है वो फेवर करेगा। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। और अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो ये दोनों के लिए हो सकता है, ये एलिमिनेशन के लिए भी चलेगा और ये सब्स्टिट्यूशन, दोनों के लिए ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो चलेगा। ठीक है भाई, पार्ट 4 के अंदर हम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स उसको डिस्कस करेंगे, इसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। सेल्फ असेसमेंट तो आपको पता है कि जब ये चैप्टर तमाम होगा आखिर में सेल्फ असेसमेंट एक साथ किए जाएंगे। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट तमाम होगा और इसके साथ ही अल्काइल हैलाइड भी तमाम हो जाएगा। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा फिर अमाइंस का है। पार्ट 5 में हम अमाइंस को फाइनल करके पार्ट 6 के अंदर इंशाल्लाह सेल्फ असेसमेंट प्लस इसकी एक्सरसाइज एक ही वीडियो के अंदर 6 पार्ट्स के अंदर इस पूरे चैप्टर को इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से निपटा देंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।